दोस्तों, कई बार ऐसी मास्टरपीस फिल्म्स बन जाती है कि जिनका कोई जवाब नहीं होता। और उन फिल्म्स को आप जितनी मर्जी बार देख लें, आपका मन भर ही नहीं सकता। और ऐसी फिल्म्स आपको हर बार एक नई फ्रेशनेस, एक नया एहसास दे जाती है। दोस्तों, ऐसी एक फिल्म है जिसका नाम है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। और इस फिल्म का डायरेक्शन किया है डेविड फिंचर ने। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ी औरत जिसका नाम डेजी होता है, वो न्यू ऑरलिन्स के एक हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। और बाहर उस समय का सबसे बड़ा हरिकेन कैटरीना तूफान आ रहा होता है और चारों तरफ इसी तूफान की चर्चा होती है। तभी डेजी अपनी बेटी कैरोलीन को अपने पास बुलाती है और उसे एक रेलवे स्टेशन की कहानी बताती है जो कि सन 1918 में बनना शुरू हुआ था। और उस स्टेशन की घड़ी बनाने के लिए उस समय के सबसे मशहूर क्लॉक मेकर मिस्टर गेट्यू को बुलाया जाता है, जो कि पूरी तरह से ब्लाइंड होते हैं। उनका एक लड़का भी होता है जो यूएस आर्मी में काम करता है। मिस्टर गेट्यू उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं, तभी वहाँ पर जंग शुरू हो जाती है और उनका लड़का शहीद हो जाता है। लेकिन मिस्टर गेट्यू इस गम के बावजूद भी घड़ी बनाने का काम बंद नहीं करते, वो घड़ी पर अपना काम चालू रखते हैं। और जब वो घड़ी स्टेशन पर लगाई जाती है तो वो घड़ी उल्टी चल रही होती है। इस बात पर मिस्टर गेट्यू कहते हैं कि मैंने इस घड़ी को ऐसे ही बनाया है ताकि समय पीछे की तरफ चल सके और जो लोग इस लड़ाई में शहीद हुए हैं वो वापस अपने घर आ सके, अपना घर बसा सके और मेरा बेटा भी वापस आ जाए। इसके बाद मिस्टर गेट्यू वहाँ से गायब हो जाते हैं और किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ चले गए। इसके बाद डेजी कैरोलीन को अपने बैग से एक डायरी निकालकर पढ़ने के लिए बोलती है और ये डायरी बेंजामिन की होती है। जब कैरोलीन डायरी को पढ़ना शुरू करती है तो हमें पता चलता है कि 11 नवंबर 1918 को जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी, तब मिस्टर थॉमस के यहाँ एक लड़के का जन्म होता है और उसकी पत्नी इस लड़के को जन्म देती हुई मर जाती है। इस बात से मिस्टर बटन बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और जब वो अपने बच्चे की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही बदसूरत और बूढ़ा पैदा हुआ होता है। थॉमस बटन को लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है और इसी ने मेरी पत्नी को मारा है और वो इसे समुंदर में फेंकने का फैसला ले लेते हैं। लेकिन वहाँ पर एक पुलिस वाला होता है जिसके कारण वो इसे समुंदर में फेंक नहीं पाते। तब वो उसे एक ओल्ड एज होम के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ इस बच्चे पर एक क्वीनी नाम की औरत की नज़र पड़ती है और वो इसे अपने डॉक्टर को दिखाती है। उसका डॉक्टर उसे बताता है कि इसमें बच्चे वाले कोई गुण नहीं है, इसे हड्डियों के कई तरह के रोग हैं और इस तरह के रोग किसी बूढ़े व्यक्ति में ही होते हैं। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। लेकिन क्वीनी इसे पालने का फैसला करती है और इसका नाम बेंजामिन रखती है। अब समय ऐसे ही बीतता चला जाता है। अब बेंजामिन पहले से थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन उसे चलने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है और वो ज़्यादातर समय अपना ओल्ड एज होम में बूढ़े लोगों के साथ ही बिताता है। लेकिन वो साथ ही साथ इस बात को लेके भी क्यूरियस होता है कि इस गेट के बाहर की दुनिया कैसी होगी। अब साल होता है 1930 का और अब बेंजामिन छड़ी के सहारे चलना शुरू कर देता है और दिन होता है थैंक्सगिविंग का। इस दिन वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम डेजी होता है, जो यहाँ अपनी दादी से मिलने के लिए आई होती है और बेंजामिन को उसकी नीली आंखें बहुत पसंद आती है और डेजी के प्रति एक अलग लगाव महसूस करता है। अब ये दोनों अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं और ऐसे ही एक रात ये दोनों खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ डेजी की दादी आ जाती है और बेंजामिन को डांटने लगती है, उसे बुरा भला बोलती है। लेकिन बेंजामिन कुछ भी समझ नहीं पाता क्योंकि चाहे बाहर से वो 80-90 साल का बूढ़ा लगता हो, लेकिन अंदर से तो वो 12 साल का बच्चा ही होता है ना। अब आगे दिखाया जाता है कि बेंजामिन पहले से अच्छा महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी और माइंड अब पहले से डेवलप होने लगते हैं। अब क्वीनी को भी एक बच्चा हो जाता है जिसके कारण वो बेंजामिन की तरफ कम ध्यान दे पाती है। और बेंजामिन एक दिन ऐसे ही समुंदर के किनारे डॉक पर बैठा होता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति उसे बोलता है, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे ऊपर पूरे 7 बार बिजली गिरी है? तभी वहाँ पर कैप्टन माइक आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे काम करने के लिए एक आदमी चाहिए, क्या तुम में से कोई आना चाहेगा? तो बेंजामिन उसकी बोट पे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन माइक बेंजामिन से पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में अभी तक कितनी औरतें आई हैं? तो बेंजामिन कहता है, एक भी नहीं। कैप्टन माइक को ये बात सुन के बहुत दुख होता है और फिर बेंजामिन को एक बार में ले जाता है जहाँ ये दोनों बहुत ड्रिंक करते हैं। तभी थॉमस बटन की नज़र बेंजामिन पे पड़ती है। थॉमस बटन ही बेंजामिन का असली फादर होता है, लेकिन वो इसे ये बात नहीं बताता और उसे ड्रिंक ऑफर करता है और उसे बातें करता है। और यहाँ थॉमस को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास भी होता है
इसके कुछ समय बाद डेजी फिर अपनी दादी से मिलने ओल्ड एज होम आती है और अब वो पहले से थोड़ी जवान हो चुकी है और बेंजामिन भी शारीरिक रूप से थोड़ा बहुत मजबूत हो चुका है। इसके बाद बेंजामिन डेजी को अपने जहाज़ पर ले जाता है और उसे समुंदर की सैर कराता है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और इसके बाद साल आता है 1936 का, जब बेंजामिन 18 साल का होता है। तब वो अपना ओल्ड एज हाउस छोड़कर कैप्टन माइक के साथ डक बोट पर काम करने का फैसला लेता है। तभी डेजी उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ से तुम मुझे पोस्ट कार्ड ज़रूर लिखोगे। बेंजामिन कहता है कि हाँ, मैं ज़रूर लिखूँगा। इसके बाद बेंजामिन बोट पर काम करने के लिए चला जाता है और कैप्टन माइक बेंजामिन से कहता है कि जब तुम यहाँ आए थे तब तुम एक बूढ़े थे और अब तुम दिन प्रतिदिन जवान होते जा रहे हो। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही पीने लगा हूँ। तब बेंजामिन कहता कि हाँ सर, आप कुछ ज़्यादा ही पीने लगे हैं। इसके बाद डेजी न्यूयॉर्क सिटी में एक डांस कंपनी को ज्वाइन कर लेती है और बेंजामिन अपने सफ़र के दौरान रशिया के एक होटल में आ जाता है, जहाँ वो एक लेडी से मिलता है और उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। बेंजामिन पहली बार किसी लेडी को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करता है। इसके बारे में वो डेजी को पोस्ट कार्ड में भी लिखता है और वो उसे बताता है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। वो रोज़ रात को मिलते हैं, समय बिताते हैं और कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बेंजामिन इन दिनों बहुत खुश होता है। फिर एक दिन बेंजामिन उसका वेट करता है लेकिन वो नहीं आती। दरअसल उसके पति का ट्रांसफ़र हो गया होता है और वो शहर छोड़कर चली गई होती है। बेंजामिन एक बार फिर से अकेला पड़ जाता है। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि जापानियों ने पर्ल हार्बर पर बम बरसा दिए हैं और अब यूएसए को भी वर्ल्ड वॉर 2 में कूदना पड़ेगा। और कैप्टन माइक कहते हैं कि यूएस नेवी ने हमसे मदद भी मांगी है, जिसके तहत जो शिप्स और बेड़े जंग में तबाह हो गए हैं हमें उन्हें रिपेयर करना होगा। और यूएस नेवी ने उन्हें एक गनर भी दिया होता है और बेंजामिन भी उनके साथ जाता है और ना चाहते हुए भी जंग का हिस्सा बन जाता है। तभी एक जर्मन पनडुब्बी उन पर हमला कर देती है और कैप्टन माइक समेत कई क्रू मेंबर मारे जाते हैं, लेकिन बेंजामिन और उसके एक दो साथी इस हमले में बच जाते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद बेंजामिन मई 1945 में अपने घर यानी कि ओल्ड एज होम वापस आता है और क्वीनी से आकर मिलता है और दोनों कुछ समय बिताते हैं। इसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर डेजी भी आ जाती है। अब डेजी पूरी तरह से एक यंग लेडी बन चुकी है। बेंजामिन भी काफ़ी हद तक जवान हो चुका है। तब बेंजामिन डेजी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी? और डिनर के बाद डेजी बेंजामिन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेंजामिन मना कर देता है और डेजी इस बात से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बेंजामिन के शरीर में लगातार बदलाव आ रहे होते हैं। उसके सफ़ेद बाल अब काले होने शुरू हो जाते हैं। उसकी बॉडी पहले से ज़्यादा मस्कुलर हो जाती है। तभी थॉमस बटन बेंजामिन से मिलने आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं, वो बूढ़े भी हो चुके हैं। इसके बाद वो बेंजामिन को सारी सच्चाई बताते हैं कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, और अपनी सारी प्रॉपर्टी बेंजामिन के नाम करके वो मर जाते हैं। अब 1947 में जब बेंजामिन 28 साल का होता है तो वो बिना बताए डेजी को न्यूयॉर्क आ जाता है उससे मिलने के लिए, और वहाँ उसे पता चलता है कि डेजी किसी और से प्यार करती है। बेंजामिन उसके लिए खुश होता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है, लेकिन डेजी अभी भी उसे अपने ख्यालों से निकाल नहीं पाती। इसके 2 साल बाद डेजी का कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी टांग 5 जगह से टूट जाती है, जिसके कारण अब वो कभी डांस नहीं कर पाएगी और उसका डांसिंग करियर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बेंजामिन डेजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और अब बेंजामिन पूरी तरह से जवान और हैंडसम हो चुका है, जिसे देखकर डेजी पूरी तरह से अचंभित हो जाती है। लेकिन वो अब कभी डांस नहीं कर पाएगी। इस बात की फ्रस्ट्रेशन से बेंजामिन पर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। तब बेंजामिन वहाँ से वापस आ जाता है और अपनी यंग लाइफ को एंजॉय करने लगता है, जहाँ वो कई लड़कियों से मिलता है और अपना टाइम स्पेंड करता है। और अब धीरे धीरे समय बीतता है और साल आता है 1962 का। डेजी न्यू ऑरलिन्स बेंजामिन के पास वापस आ जाती है। अब ये दोनों लगभग एक ही उम्र के लगने लगते हैं, तो दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और दोनों इकट्ठे अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इसके बाद बेंजामिन अपने पिता का घर बेचकर एक अपार्टमेंट खरीद लेता है और डेजी के साथ रहना शुरू कर देता है। और ऐसे ही डेजी एक शाम को बेंजामिन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। बेंजामिन इस बात से तो खुश होता है, लेकिन अंदर ही अंदर से दुखी भी होता है कि कहीं मेरा बच्चा मेरे जैसा पैदा ना हो जाए, और ये भी कि जब तक मेरा बच्चा बड़ा होगा मैं खुद एक बच्चा बन जाऊंगा और डेजी के ऊपर एक बोझ बन जाऊंगा। और डेजी को कहता है कि तुम्हें इसके लिए एक फादर को ढूंढना होगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरा बच्चा बड़ा होगा मैं खुद एक बच्चा बनता चला जाऊंगा। लेकिन डेजी कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम दोनों को संभाल लूंगी, और बेंजामिन को हौसला देती है। इसके बाद डेजी एक लड़की को जन्म देती है जो कि नॉर्मल पैदा होती है और वो इसका नाम कैरोलिन रखते हैं।
देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और बेंजामिन की चिंता बढ़ती जाती है कि किस तरह वो अपनी बेटी को एक पिता का प्यार दे पाएगा, कि किस तरह वो अपनी बेटी की केयर कर पाएगा। के बाद बेंजामिन अपने पिता की सारी प्रॉपर्टीज, सारी कंपनियां बेच देता है और जो भी पैसे आते हैं उसे डेजी को देकर चला जाता है। डेजी बस उसे देखती ही रह जाती है और बेंजामिन हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी से चला जाता है। इसके बाद वो काफ़ी साल इंडिया में बिताता है और यहाँ पर अकेला ही रहता है, अकेला ही घूमता है। और फिर इसके 10 साल बाद वो इंडिया में बिताने के बाद वो डेजी से मिलने और कैरोलिन को देखने के लिए वापस आता है। अब बेंजामिन और भी जवान हो चुका है और लगभग अपनी बेटी की उम्र जितना लगने लगता है। डेजी उसे देखकर चौंक जाती है और वो कैरोलिन और अपने पति को ये कहकर इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरे दूर का रिश्तेदार है। बेंजामिन अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, वो काफ़ी खुश होता है और वो डेजी को कहता है कि वो पास के ही एक होटल में ठहरा है। डेजी बेंजामिन से कहती है कि तुमने जो किया वो एकदम सही था, मैं सच में तुम दोनों को संभाल नहीं पाती। इसके बाद डेजी बेंजामिन से मिलने के लिए उसके होटल जाती है और दोनों को दोबारा प्यार का एहसास होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया था। इसके बाद डेजी वहाँ से चली जाती है और बेंजामिन दोबारा अकेला पड़ जाता है और फिर ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती रहती है। और तकरीबन 10 साल बाद जब डेजी का पति मर जाता है तब डेजी को चाइल्ड वेलफेयर वालों का फ़ोन आता है और फिर डेजी ओल्ड एज होम जाती है जहाँ पर बेंजामिन क्वीनी के साथ रहा करता था। अब वो वहाँ बेंजामिन को देखती है जो मात्र 13 साल का एक बच्चा लगने लगता है और अब उसे कुछ भी याद नहीं होता। अब डेजी रोज़ बेंजामिन से मिलने जाती है, उसका ख्याल रखती है। एक दिन बेंजामिन डेजी से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं पूरी ज़िंदगी जी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। इसके 7 साल बाद सन 1997 में डेजी बेंजामिन के साथ रहने के लिए आ जाती है। अब वो केवल 5 साल का होता है। अब ये दोनों की उम्र लगभग सेम ही होती है। जब बेंजामिन पहली बार डेजी से मिला होता है तब बेंजामिन बूढ़ा होता है और डेजी जवान होती है, लेकिन अब डेजी बूढ़ी होती है और बेंजामिन जवान होता है। जैसे जैसे समय बीतता है बेंजामिन और भी छोटा होता चला जाता है। वो चलना भूल जाता है, वो बोलना भूल जाता है। और अब साल आता है 2003 का। डेजी बेंजामिन को अपनी कोख में लेकर बैठी होती है। बेंजामिन अब शायद 1 या 2 महीने के बच्चे जितना होगा। वो डेजी की तरफ इस तरह से देखता है कि जैसे वो सब कुछ जानता हो और अपनी आंखें बंद कर लेता है और डेजी की बाहों में हमेशा के लिए सो जाता है। अब डेजी ने कैरोलिन को अपने पिता के बारे में सब कुछ बता दिया होता है, तो वो भी अपनी आखिरी सांसें ले लेती है और मर जाती है। और अंत में हरिकेन तूफान आ जाता है और मिस्टर गैट्यू की घड़ी तक पहुंच जाता है, जो कि अब भी उल्टी चल रही होती है और यहाँ फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म में बेंजामिन की लाइफ से दिखाया गया है कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मोटिव के साथ आए होते हैं और हमें वही काम करना चाहिए जिसे हम प्यार करते हैं। और दोस्तों, जो लोग हमें प्यार करते हैं हमें उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो हमारा सपोर्ट करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। देखने में कोई कैसा भी हो ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो बस साथ।